दोस्तों आज इस वीडियो में हम एफडी और आरडी के बीच एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मान लो अगर मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो मुझे अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे अपने पैसे को आरडी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी ये जो दोनों भाई भाई हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे ज्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं। आज अगर कोई भी मिडिल क्लास इंसान है, अगर मान लो वो कुछ भी पैसा जोड़ता है ना, तो उसके दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि मैं अपने पैसे को एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं। उसके दिमाग में पहला थॉट कभी भी नहीं आएगा कि मैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं या अपने पैसे को मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। मिडिल क्लास इंसान के दिमाग में जब भी वो पहली सेविंग करेगा ना, उसके दिमाग में पहला थॉट यही आएगा कि मैं अपने पैसे को उठाऊं और किसी अच्छे से बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा दूं। यही थॉट आएगा। इवन आप ये समझो यार, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो कमाई है वो एफडी में ही तो जोड़ी है। एफडी में जो पैसा मिला वो एफडी करा ली, उस पे ब्याज मिलता गया, पैसा बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया। सारी जिंदगी की कमाई हमारे पेरेंट्स ने एफडी में ही जोड़ी। और एक चीज बताओ, एफडी किन लोगों के लिए अच्छी है? चलो एक काम करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं। एफडी और आरडी किन किन लोगों के लिए अच्छी है और म्यूचुअल फंड्स किन के लिए अच्छे हैं, सब कुछ देखते हैं। एफडी उनके लिए अच्छी है जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। मतलब आप समझ गए, जैसे मान लो एक इमेजिन करो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आपके पास उस गाड़ी की डाउन पेमेंट के भी पैसे हैं। मान लो आपके पास 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है जी। आप कहते हो यार गाड़ी अभी नहीं लेनी, एक काम करूंगा, मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद मैं गाड़ी लूंगा। तो मैं काम करता हूं, मुझे आप सोच रहे हो कि 3 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है और आपके पास 2-3 लाख रुपए पड़े हैं। तो उस केस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए है वो क्या है? फिक्स डिपॉजिट। आप 2-3 लाख रुपए इकट्ठा पैसा है, यानी जब भी आपके पास लमसम पैसा है और शॉर्ट गोल है 2-3 साल के लिए पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है एफडी? मान लो कोई कहता है कि मुझे इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, तो इमरजेंसी फंड के लिए तो बेस्ट ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट ही है। काफी बार लोग कहते हैं कि यार मान लो मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, तो हर बार हम यही वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि जो आपकी सैलरी है उसका 6 टाइम्स कर लो। किसी की सैलरी 30,000 है तो 1,80,000 रुपए उसके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। क्यों? कल को भगवान ना करे नौकरी चली गई या कुछ भी परिवार के अंदर मेडिकल कुछ इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं या कमेंट पूछते हैं कि जो इमरजेंसी फंड है इस पैसे को भी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। यार इमरजेंसी फंड के साथ आप कभी रिस्क नहीं ले सकते। कभी भी लालच मत करो कि यार ये इमरजेंसी फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। यार इमरजेंसी फंड कब आपको जरूरत पड़ेगी पहले तो ये बताओ। इमरजेंसी फंड की जरूरत ही आपको तब पड़ेगी, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, जरूरत ही तब पड़ेगी जब इंसान की नौकरी चली जाती है। और नौकरियां कब जाती है? जब मार्केट्स गिरती है। एक सिंपल सा लॉजिक है। रिसेशन कब आएगा, नौकरियां कब जाएंगी लोगों की? जब आपकी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरेगी तभी नौकरियां जाती हैं। और जब नौकरी जाएगी उस टाइम पे ही आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ेगी। और उस टाइम पे अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड मार्केट में रखा हुआ है, तो किसी का 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड मार्केट में था, मार्केट ही गिर गई, उस पैसे की वैल्यू 1,20,000 रुपए रह गई, क्या करोगे इमरजेंसी फंड का? समझ रहे हो बात को? इसीलिए चाहे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो, एफडी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको पैसा इमरजेंसी फंड में रखना है, उस केस में भी एफडी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। मान लो आप 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% का, तो आपका जो पैसा है वो 5 साल के बाद 1,52,000 रुपए हो जाएगा, लगभग यानी लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा, 1.5 गुना हो गया आपका पैसा 5 साल के अंदर, अगर आपको 8.5% के हिसाब से जो है रिटर्न मिल रहा है। अब एफडी के छोटे भाई के पास आ जाओ। ये जो आरडी है ये एफडी का छोटा भाई तो एक तरह से। आरडी स्कीम क्या कहती है? आरडी स्कीम कहती है, आरडी स्कीम उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग कहते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इकट्ठा पैसा नहीं है। मैं रहा भाई नौकरी करने वाला आदमी, समझ गए? मैं नौकरी करता हूं, मैं तो हर महीने 2,000 रुपए बचा सकता हूं। या कोई इंसान कहता है भी मैं नौकरी करता हूं, हर महीने 5,000 रुपए बचा सकता हूं, हर महीने धीरे धीरे करके पैसा जोड़ सकता हूं। उनके लिए आरडी बेस्ट ऑप्शन है, समझ गए? देखो अब
अब आप कहोगे कि फिर यार एसआईपी बेस्ट है, किसने कहा एसआईपी बेस्ट नहीं है? लेकिन एसआईपी उनके लिए बेस्ट है जिनके गोल्स बहुत लंबे हैं। आप ये कहते हो कि मैं 8-10 साल तक पैसा जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, बीच में एसआईपी नहीं बंद करूंगा, आप एसआईपी शुरू करो। लेकिन अगर आपके गोल छोटे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के गोल हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो उस केस में आरडी बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है, कभी मार्केट ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी। जब आपका गोल पूरा करने का टाइम हुआ, उस टाइम मार्केट अगर नीचे हुई तो आप गोल पूरा नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के लिए आरडी बेस्ट ऑप्शन है अगर आप हर महीने रेगुलरली उसके अंदर पैसा जोड़ना चाहते हो। भाई आप कहते हो मेरे पास हर महीने मैं तो 5,000 ही बचा सकता हूं, कोई बात नहीं, हर महीने आप 5,000 पे आरडी के अंदर डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो धीरे धीरे करके आपका जो पैसा है आरडी के अंदर इकट्ठा होगा। जैसे मान लो किसी का गोल क्या है, किसी का गोल है कि मैं आज से 2 साल के बाद अपने लिए बाइक खरीदना चाहता हूं, तो ठीक है, धीरे धीरे हर महीने आपने 5,000 6,000 10,000 जो भी आपके मन में है, जो भी आपको बाइक खरीदनी है, उस हिसाब से हर महीने धीरे धीरे जो है आप पैसा इन्वेस्ट करते रहो। तो उनके लिए आरडी जो है एक तरह से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल समझो, मान लो अगर कोई 5,000 रुपए की आरडी करता है, 5 सालों के लिए करता है, ठीक है जी, तो 5,000 रुपए हर महीने कटते रहेंगे। साल के कितने कटे, इंटू में 12 कर लो, 60,000 रुपए कटे। 5 साल के कितने कटेंगे, 3 लाख रुपए कटेंगे। तो 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और लगभग वही 8-8.5% के हिसाब से आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा आरडी के अंदर, और आपका जो पैसा है वो काफी अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर जाएगा। अब एक सवाल ये आता है कि भी मैंने तो बोल दिया कि जी 8.5% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, एफडी के अंदर भी कर लो, आरडी के अंदर भी कर लो। लोगों का सवाल आएगा कि इतना थोड़ी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करता है, बैंक तो नॉर्मल 6-6.5% ही ऑफर कर रहा है आज की डेट में एफडी के अंदर। देखो सिंपल, बिल्कुल ठीक बात है। अगर तो आप जाते हो बिल्कुल जो भारत के बड़े बड़े बैंक है जिनका बहुत बड़ा साइज है, जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है। और कारण क्या है, ये ऑपरेट करते हैं बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनका खर्चा है। वहीं अगर आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफडी करते हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े साइज की आप एफडी करो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जैसे आपके ये बड़े बैंक हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये आरबीआई रेगुलेटेड है, ये डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, बड़े बड़े बैंक्स यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से, ठीक है जी, ये सिक्योर्ड है। ऐसे ही आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो भी आरबीआई रेगुलेटेड हैं और डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। डीआईसीजीसी क्या बोलता है, डीआईसीजीसी बेसिकली आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। डीआईसीजीसी कहता है कि अगर भारत में जो भी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, अगर भगवान ना करे कल को वो बैंक डूब जाए, तो उस बैंक में पड़ा 5 लाख रुपया तक तो डीआईसीजीसी खुद गारंटी देता है कि डीआईसीजीसी अपनी जेब से पैसा देगा अगर कल को बैंक डूब गया तो, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, जो बड़े बड़े बैंक हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं। वहीं हमारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे आप समझो एग्जांपल शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, यूनिटी हो गया, आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, काफी सारे नाम है, इनके अंदर आपको मिलेंगे अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.5% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात समझो, आप इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कराओ, आप 5 लाख रुपए से ज्यादा एफडी मत करो, ठीक है। एक बैंक में कर ली 4 लाख की, दूसरे में 5 लाख की, तीसरे में कर ली 5 लाख की, चौथे में 5 लाख की, ज्यादा पैसा है तो ऐसे करके 4-5 बैंकों में कर लो आप एफडी। 5 लाख से ज्यादा आप एफडी मत करो। इससे होगा क्या कि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, समझ गए। जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये ऑपरेट करते हैं छोटे लेवल पे, इनकी बहुत ज्यादा ना ब्रांचेस हैं ना बहुत ज्यादा इनके एम्प्लॉयज हैं, समझ गए बात को। रेगुलेटेड ये आरबीआई से, इनके खर्चे हैं कम, तो इसीलिए इनके अंदर आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि जी, या मतलब एक मोटा सवाल ये आता है कि जितने भी ये बैंक्स हैं भी, इन सभी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में क्या चल रहे हैं, इसको कंपेयर करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। देखो, मैं काफी बार वीडियोस बनाता हूं कि बेस्ट बैंक फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। मुझे एक एक बैंक की एफडी निकालनी पड़ती है कि हर एक बैंक की वेबसाइट पे गए, फिर नोट किया, फिर हर एक बैंक की वेबसाइट पे, मतलब आप समझो लगभग पूरा दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, वो है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी जो एप्लीकेशन है ना, वो स्टेबल मनी की जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल फोन पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। स्टेबल मनी क्या चीज प्रोवाइड करती है, स्टेबल मनी एप्लीकेशन ये कहती है कि उन्हीं की एप्लीकेशन पे आप 200 से ज्यादा बैंक्स के
रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर सकते हो। कौन सा बैंक एफडी पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कौन सा बैंक आरडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। यानी भारत के अंदर जो 200 बैंक्स हैं उनके डेली के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एप्लीकेशन खोल के कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बैंक ऐसा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कौन सा दूसरा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म पे एक आपने ऐप खोलनी है और वहां से 200 बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डेली कंपेयर कर सकते हो। स्टेबल मनी एप्लीकेशन पे जाके टोटल 13 बैंक्स ऐसे हैं जहां आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन पे जाकर के ही डायरेक्ट उन बैंक्स में एफडी कर सकते हो। 13 बैंक्स हैं और 3 एनबीएफसी कंपनीज हैं, उनके अंदर आप डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो स्टेबल मनी एप्लीकेशन पे जाकर के। देखो इसका बेनिफिट पता है क्या है। मान लो आप कहते हो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करनी है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूं कि वो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओगे तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कहेगा जी सबसे पहले तो हमें आपका सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है जी। या मान लो आप किसी दूसरे बैंक में जाते हो, वो दूसरा बैंक भी यही कहेगा कि यार एफडी तो ओपन हो जाएगी, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे हैं, लेकिन आपको पहले सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्टेबल मनी का बेनिफिट क्या है, पहली चीज तो आप एप्लीकेशन खोलोगे, सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने देख लिए। जो इनके साथ 13 बैंक्स और 3 एनबीएफसीज है जहां आप डायरेक्टली स्टेबल मनी एप्लीकेशन के थ्रू ही एफडी कर सकते हो, उसमें बेनिफिट यह है कि आपको कोई सेविंग्स अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन पे जाओगे, मान लो आपको लगा कि यार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करनी है, ठीक है जी, तो आप वहीं से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करोगे, डायरेक्ट आपकी एफडी बन जाएगी। या डायरेक्ट आप उसके अंदर आरडी भी ओपन कर सकते हो, कोई सेविंग्स अकाउंट आपको खुलवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही एफडी खुलेगी, स्टेबल मनी सिर्फ एक इंटरफेस है, मतलब सिर्फ एक इंटरफेस इन द सेंस एक एप्लीकेशन है। एफडी आपकी बन रही है डायरेक्ट बैंक के पास, समझ गए बात को। डायरेक्ट अगर आप बैंक जाओगे, कहोगे एफडी की रिसिप्ट दे दो, बैंक डायरेक्ट एफडी की रिसिप्ट भी दे देगा। पैसा आपका स्टेबल मनी के पास नहीं जा रहा, स्टेबल मनी सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, आपका पैसा डायरेक्टली बैंक के पास ही जमा हो रहा है। तो आप ये मत सोचना कि स्टेबल मनी के पास पैसा जमा होगा, नहीं, स्टेबल मनी सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेबल मनी एप्लीकेशन का ये बहुत अच्छा फायदा है कि आप सभी बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करो। जो बैंक आपको लग रहा है अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, वहीं जाओ, आप एफडी बुक कर लो, कोई सेविंग्स अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। ऐप की बात करें तो प्रॉपर आरबीआई रेगुलेटेड एप्लीकेशन है। आज की डेट में जो सभी लोग हैं उनका 7000 करोड़ रुपीस से ज्यादा पैसा इस टाइम स्टेबल मनी मैनेज कर रहा है, ठीक है। और जो स्टेबल मनी के सीईओ हैं वो एक तरह से एक्स सीईओ हैं नावी म्यूचुअल फंड के भी, ठीक है। तो बिल्कुल आरबीआई रेगुलेटेड है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि यार सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। आपको पैसा पार्क करना है, आप आरडी कराओ, आप एफडी कराओ, ये दोनों जो है बेस्ट ऑप्शंस है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ये है कि जब भी आप जैसे मान लो कहीं पे भी एफडी करते हो, चाहे स्टेबल मनी एप्लीकेशन के थ्रू करो या जैसे भी एफडी करते हो, हमेशा एफडी जो है ना एक एफडी लैडरिंग फॉर्म में किया करो। जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसा है, लेट अस सपोज आपके पास 6 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 2 लाख रुपए की आप एफडी करो, उसका टेन्योर रखो सिर्फ 1 साल। अगले 2 लाख रुपए की एफडी करो, उसका टेन्योर रखो 2 साल। जो अगला 2 लाख रुपए उसकी एफडी करो, उसका टेन्योर रखो 3 इयर्स का। तो इससे क्या होगा, हर साल आपके पास फिर लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा एक तरह से लगा लिया करो। अच्छा, अब एक चीज और है, स्टेबल मनी एप्लीकेशन के थ्रू जब आप आरडी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको टॉपअप का बेनिफिट भी मिल जाता है। टॉपअप क्या है, जैसे मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही आपने आरडी करी, ठीक है जी, आरडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपको 8.5% पड़ गया, ठीक है। आपने आरडी कर ली, तो आरडी के अंदर टॉपअप बेनिफिट का मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने 5 साल की आरडी शुरू करी, आपने कहा मैं इसके अंदर हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है। मान लो कल को थोड़े टाइम के बाद इंटरेस्ट रेट्स जो है घट जाते हैं, अब इंटरेस्ट रेट 8.5% से घट के 7% पे आ गया, तो अब आप जब नई आरडी ओपन करना चाहोगे तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो पुरानी आरडी है उसमें तो हर महीने आप 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टेबल मनी ये कहता है कि हम जो है वो टॉपअप का बेनिफिट देते हैं। टॉपअप में क्या होगा, मान लो अब आपके पास इकट्ठा 10,000 रुपए आ गया, 5,000 तो हर महीने इन्वेस्ट हो ही रहा, 10,000 और आ गया, तो आप डायरेक्टली 10,000 रुपए उठा के अपनी पुराने वाली आरडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं टॉप अप बेनिफिट। ये सिर्फ स्टेबल मनी में आपको मिलता है। इसका बेनिफिट ये है कि कल को इंटरेस्ट रेट घट गए
तो जो आपकी आरडी कंटिन्यू है उसी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो घटे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। समझ गए बात को। बट हाँ, इसकी कंडीशन ये है कि मैक्सिमम जो आपकी मंथली आरडी कटती है उसका 10 टाइम्स ही एज अ टॉपअप आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से बेनिफिट हो गया। अब एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लो दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है राम, एक दोस्त का नाम है श्याम, ठीक है जी। राम एफडी ओपन करता है, दोनों बहुत अच्छे दिमाग से चतुर हैं, ठीक है, चालाक हैं। दोनों ये कहते हैं कि इनको पता है कि सीनियर सिटीजन की जो एफडी है ना, उस पर लगभग हर बैंक 0.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो राम और श्याम दोनों ही अपने पेरेंट्स के थ्रू, जो सीनियर सिटीजन है उनके थ्रू एफडी और आरडी ओपन कराते हैं। मान लो राम को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा एफडी के ऊपर वो 8.5% पड़ा। तो राम ने, यहां मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं सब कुछ, राम ने एफडी कराई। एफडी के अंदर उसने टोटल पैसा इन्वेस्ट कर दिया 3 लाख रुपए, ठीक है जी। 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.5%। उसका पैसा 5 साल के बाद एक तरह से बढ़ के हो जाएगा 4,56,840 रुपए। यानी वो टोटल इंटरेस्ट कमाएगा 3 लाख रुपए के अगेंस्ट 1,56,840 रुपए, ठीक है जी। अब जो दूसरा उसका दोस्त था श्याम था, उसने आरडी ओपन करी। आरडी के अंदर उसने कहा कि मैं 5,000 रुपए की आरडी चलाऊंगा, हर महीने 5-5 हजार रुपए कटेंगे, 5 साल के अंदर टोटल 3 लाख रुपए कटेंगे। तो आरडी उसने करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 8.5% है। तो इस केस में उसका जो पैसा है वो बढ़ के हो जाएगा 3,71,640 रुपए, ठीक है जी। अब एक चीज समझो, आरडी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या नाम है, आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो आरडी के अंदर जो पैसा है मैच्योरिटी पे वो कम क्यों बना? देखो, जो एफडी है, एफडी के अंदर उसने 3 लाख रुपए इकट्ठे जमा कर दिए। यानी आज डे 1 है, डे 1 ही उसने 3 लाख रुपए जमा कर दिए। कब तक? 5 सालों के लिए। तो पूरा 3 लाख रुपया काम करने पे लग गया, पूरे 3 लाख रुपए के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो गया। कब तक? पूरे 5 साल तक। वेयर एज आरडी के अंदर भी टोटल अमाउंट 3 लाख ही इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आरडी जब हमने शुरू करी तो जो पहला महीना था, फर्स्ट मंथ जो था, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए जमा की, राइट। तो पहला जो 5,000 रुपया जमा हुआ, तो पूरे 5 साल तक इस 5,000 रुपए ने ब्याज कमाया। फिर एक महीना छोड़ के अगले महीने 5,000 और जमा किया। फिर सेकंड मंथ से लेकर के आखिरी तक ये 10,000 रुपए ने पूरा इंटरेस्ट कमाया। ऐसे करके धीरे धीरे हर महीने 5,000 रुपए डाले। जो लास्ट का 5,000 रुपया, यानी जब 4 साल 11 महीने हो चुके, जो आखिरी महीने का 5,000 रुपया कटा, उसने सिर्फ 1 महीने का ही ब्याज कमाया। तो इसी वजह से आरडी के जो रिटर्न्स हैं वो कम होते हैं एफडी के रिटर्न से। समझ के बात को? क्योंकि आरडी में हम धीरे धीरे कुछ कुछ पैसा डालते हैं, फिर 5 सालों में टोटल 3 लाख रुपया देते हैं। एफडी में हमने डे 1 ही 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, इसीलिए एफडी के रिटर्न्स अच्छे जो है ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी और समझो। मान लो जो दूसरा दोस्त था श्याम, उसने देखा कि मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो कम हो गए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गए, ठीक है। तो जो नई आरडी खुल रही है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अब 8.5% से गिर के 7% पे आ गए। अगर वो ये करता बीच में कि यार मेरी हर महीने आरडी कटती है, वो ये कहता कि यार 50-50 हजार 2 बार करके वो आरडी में टॉपअप के थ्रू पैसा डाल देता, ठीक है। तो 1 लाख रुपया उसने एक्स्ट्रा डाल दिया टॉपअप के थ्रू, और मान लो 1 साल के बाद वो ऐसा करता, ठीक है। तो हर महीने 5-5 हजार कट रहे हैं, तो 3 साल में 3 लाख रुपए कटे, प्लस 1 लाख रुपए उसने टॉपअप के थ्रू डाल दिया। तो इस केस में अगर वो ऐसा करता तो 4 लाख इन्वेस्ट करता और उसका जो मैच्योरिटी पे रिटर्न होता वो 5,11,635 रुपए होता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टॉपअप बहुत अच्छा फीचर है जो स्टेबल मनी एप्लीकेशन के थ्रू मिलता है। टॉपअप कब आपको काम में आएगा? जब आप समझो कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गए, आपने आरडी 5 साल की करा ली, उस वक्त आप इसी आरडी में एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हो, ठीक है। आपको तो वही 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक बार वीडियो के एंड में एक कंक्लूजन की बात करते हैं कि जी एफडी और आरडी में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट ऑप्शंस है। अब मान लो सवाल तो यही आता है ना, अगर जैसे अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया कि अगर मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो मेरे लिए आरडी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आरडी, मान लो कोई 5,000 की आरडी करता है, कोई 10,000 की आरडी करता है, तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, ठीक है। भी मान लो रेगुलरली मैं 5,000 की कर रहा हूं, 10,000 की कर रहा हूं, तो धीरे धीरे करके 3-4 साल बाद जब मेरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर जब वो आरडी मैच्योर हो जाएगी
फिर जो इकट्ठा पैसा मेरे पास इकट्ठा होगा, उस इकट्ठे पैसे की फिक्स डिपॉजिट करवा लेना, ये एक बेस्ट अप्रोच है। देखो, नो डाउट जब हम एफडी कराते हैं तो एफडी डे 1 से ही मुझे रिटर्न देना शुरू कर देती है। क्यों? मतलब डे 1 से तो आरडी भी रिटर्न देती है, कहने का मतलब एफडी में डे 1 ही सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो डे 1 से ही मुझे मैक्सिमाइज हो जाते हैं रिटर्न्स। वेरेज आरडी में धीरे 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 जो है मेरी इन्वेस्टमेंट होती है। तो नो डाउट एफडी ज्यादा रिटर्न्स देगी, क्योंकि उसमें पहले दिन ही हमने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो बेस्ट अप्रोच, जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी के पास लमसम पैसा है तो एफडी वो करवा सकता है, नहीं है तो धीरे धीरे हर महीने पैसा इन्वेस्ट करें। इससे आपकी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मिलेगा। फिर जब जाके आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जब आरडी मैच्योर होएगी, उसके बाद उस पैसे को फिर आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो खैर हम इस वीडियो में हमने जो है डिस्कस करी। बाकी स्टेबल मनी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाओ, आराम से सारे के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करो, हर एक बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करो, और एक लंबे टेन्योर की आप आरडी चलाना। शॉर्ट टेन्योर की चलाओगे तो फिर उसमें ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं मैं कहूंगा, लगभग 5 साल की तो आप आरडी चलाओ। उसमें रीजन क्या है कि कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिरते भी हैं, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे, तो आप वहां पे फिर टॉपअप का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट डिस्कशन। उम्मीद करूंगा आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।